हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अंडरस्टैंड यूपीएससी के डेली करंट अफेयर्स इनिशिएटिव करेंटली में आपका स्वागत है। टोटल 6 आर्टिकल्स हम कवर करेंगे एंड इन आर्टिकल्स को हम पीवाईक्यूज से लिंक करते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ में मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ठीक है, सो आप देख सकते हो जो हमारा करंट अफेयर्स इनिशिएटिव है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या महत्ता है, वैल्यू है। एंड 6 आर्टिकल्स तो हम कवर करेंगे ही, साथ में पी वाई क्यू डिकोडर सीरीज़ की जहाँ तक बात है, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस देखे हैं सैटरडे, फ्राइडे या थर्सडे को, मैंने कुछ टॉपिक्स बताए हैं। अभी बस मैंने कुछ टॉपिक्स ही बताए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो यूपीएससी का फेवरेट है। एंड मेरा तरीका है थीम्स बेस्ड अप्रोच। एक तरफ तो आप मैड के टेक्निक्स सीख ही रहे हो, बट आपको कुछ थीम्स हर सब्जेक्ट्स में पता होने चाहिए। पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, हर जगह वो रिपीट होता है। तो हमें एक तो थीम्स पता होने चाहिए, सेकेंडली उन थीम्स में डेप्थ कितनी होनी चाहिए वो मैं बताता हूँ पी वाई क्यू डिकोडर सीरीज के थ्रू। ठीक है, सो आई एम थिंकिंग कि मैं हिस्ट्री के जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, टोटल हिस्ट्री में हम 4 सब्जेक्ट्स कवर करते हैं, एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री। सो लास्ट सैटरडे को मैंने दिखाया था कि कैसे मॉडर्न हिस्ट्री में जो 1919 एक्ट और 1935 एक्ट रिपीट होता है हर दूसरे साल, आपको इस पे क्वेश्चन दिख जाता है। उसी तरीके से 21 जून यूपीएससी का फेवरेट डेट है, ये बताया था। फिफ्थ स्केड्यूल मैंने बता रखा है। ठीक है, मेजर ऑयल बेंचमार्क्स जो है वो न्यूज़ में है लगातार, एंड यूपीएससी ने इस पे 2 साल क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो भी मैंने शो किया। इसी तरीके से मैं शो करना चाहता हूँ हर सब्जेक्ट में। तो हिस्ट्री में कल मैं एंशिएंट हिस्ट्री का आपको बताऊंगा। ठीक है, एंड अच्छे से कुछ थीम्स हैं। एंड आपको पता होगा 2025 में जो है यूपीएससी ने अगेन अपने ट्रेंड में हिस्ट्री वाले कह लो, जो जिस तरह से क्वेश्चन पूछता था पहले, उसी ट्रेंड में वो वापस आ गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम देखेंगे कि उन्हीं ट्रेंड्स को ध्यान में रखकर हम जो है ना पी वाई क्यू थीम्स पे प्रिपरेशन करेंगे। आपको पता है कि हिस्ट्री का ना बहुत बल्कि होता है सिलेबस, तो आप हर चीज़, और फैक्चुअल तो है ही हिस्ट्री, तो हर चीज़ याद रख नहीं सकते हो। तो कुछ थीम्स पे ना अच्छे से काम करना है, और हर चीज़ पढ़ना है, बट कुछ थीम्स पे ज़्यादा मेहनत करनी है जो रिपीट होती है। ठीक है, कल मैं एंशिएंट हिस्ट्री का स्टार्ट करूँगा। तो इस वीक को हम एक हाई नोट पे स्टार्ट करते हैं। जादू नहीं, किसी के बरसों का प्रयास अचंभित करता है तुम्हें। हमें लगता है जादू होता है, कोई सक्सेसफुल होता है ना, कि एकदम से आपको पता चलता है कि आपके आसपास किसी भैया या दीदी, सर, मैम, किसी का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, या लाइफ में उसने कुछ अपने ड्रीम्स अचीव कर लिए जो दुनिया के लिए बड़े हैं, आपके लिए भी बड़े हैं। तो आपको लगता है कि एकदम से किया होगा, पर ऐसा होता नहीं है। एंड हमसे बेहतर वो कौन जान सकता है जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, जो लगातार कई सालों से लगे हुए हैं एंड स्टिल बिलीव कर रहे हैं। एक और चीज़ होता है, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट होता है। सेल्फ डाउट क्या होता है कि हम जो ये मेहनत कर रहे हैं, हम जो लगातार अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, पूरे दिन इसके पीछे लगा रहे हैं, क्या ये वर्थ इट है, क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा। तो यही है कि इस कोट का सिंपल मतलब है, एक तो ओवरनाइट सक्सेस कुछ नहीं होता। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज, आपको इन्हीं सिचुएशंस में, जब आपको पता है आपको जो चाहिए लाइफ में, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, तो जब आपके अंदर ये सेल्फ डाउट है मैं कर पाऊंगा या नहीं, और तब भी आप लगे रहते हो, लगातार लगे रहते हो, एंड एक दिन सडनली आपको पता चलेगा कि आपका हो गया। ठीक है, बट ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, ये आपको भी पता है। चलते हैं आज के आर्टिकल पे। पहला आर्टिकल डिप्लोमेट्स के लिए, जो करंट अफेयर्स कवर करते हैं, टीचर्स, स्टूडेंट्स, सब के लिए। हमारे ट्रम्प साहब ना अ, हर दिन कुछ नया लेकर आ जाते हैं। अब पहले तो वो यूएसए के जो कह लो उनके अकॉर्डिंग जो एनिमीज कंट्री है उनको टारगेट करते थे, अब अलाइज को भी वो छोड़ नहीं रहे हैं, एंड यूनिलेटरली इतने सारे सैंक्शंस लगा रहे हैं। तो इसी पे एक नया जो है आप लोगों के सामने अ, ये आर्टिकल है, देखते हैं। ट्रंप ने डिसाइड किया है कि जो 8 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, 8 में कौन कौन से हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी एंड यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स एंड फिनलैंड। ठीक है, 3 मेजर कंट्रीज़ है, फ्रांस, जर्मनी एंड यूके। और डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स एंड फिनलैंड, इनके ऊपर 10% का टैरिफ लगेगा फ्रॉम 1 एंड यही स्थिति रही तो जून में इनके ऊपर 25% टैरिफ लगेगा।
अब देखो क्यों लगेगा टैरिफ, क्यों लगाएंगे, क्योंकि यूएसए या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टेक ओवर करना चाहते हैं ग्रीनलैंड। ठीक है, अब ग्रीनलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखेंगे, आर्टिक काउंसिल देखेंगे, और आर्टिक रीजन इतना क्यों इंपॉर्टेंट है इसे भी देखेंगे। पहले आप इस क्वेश्चन को करो सॉल्व मेरे साथ। आर्टिक काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन से कंट्रीज हैं, और आर्टिक काउंसिल क्या है ये भी मैं देखूंगा, अभी आपको ये देखना नहीं, अभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फाइन, सो लेट अस गो। ग्रीनलैंड के बारे में पहले जान लेते हैं। ग्रीनलैंड क्या है, एक डेनिस कॉलोनी हुआ करती थी। लोकेशन अभी नहीं देखेंगे, पहले पॉलिटिक्स समझो, ठीक है। किसी दिन अच्छे से लोकेशन दिखा दूंगा मैप पर, आप लोग वैसे देख भी रहे होगे। ग्रीनलैंड जो है ना पूरा बर्फ से ढका हुआ एरिया है, ठीक है, और आर्टिक रीजन में है, नदर्न कह लो हेमिस्फेयर में। और डेनिस कॉलोनी ये हुआ करती थी। अब इनफैक्ट 1953 तक ये डेनिस कॉलोनी थी, फिर इसको एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, और थोड़ी सी इंडिपेंडेंस डेनिस गवर्नमेंट ने इसको दी, और डेनिस जो सरकार है इसको इंडिपेंडेंस थोड़ी सी दी, एंड एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया 1953 में। बट आते आते 2009 तक जो है डेनिस जो ये कॉलोनी हुआ करती थी 1953 तक, 2009 में इसको सेल्फ रूल की एबिलिटी मतलब पावर दे दी जो है डेनिस पार्लियामेंट ने। अब सेल्फ रूल में जो है बेसिक चीज़ें जैसे एजुकेशन एंड ऑल एवरीथिंग वहाँ की खुद की सरकार देखेगी, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये डेनमार्क ही देखेगी ऑफ ग्रीनलैंड, ठीक है। एंड बजटरी सपोर्ट भी डेनमार्क देती है। 20% ऑफ टोटल जीडीपी जो है ना वो डेनमार्क से ही आता है टू दी ग्रीनलैंड, ठीक है। सो ग्रीनलैंड की ये स्थिति है। अब ग्रीनलैंड जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट पूरा आर्टिक रीजन इंपॉर्टेंट है। कैसे, तो आर्टिक रीजन की बात करें तो एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ऑयल गैसेस बहुत ज़्यादा, खास करके गैसेस बहुत ज़्यादा, नेचुरल गैस जो होता है वो प्रेजेंट है। साथ में मिनरल सिक्योरिटी, आज के समय में रेयर अर्थ मेटल्स की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, उसकी बहुत डिमांड है, वो भी ग्रीनलैंड में प्रचुर मात्रा में है। इनफैक्ट पूरे आर्टिक रीजन को अगर देखो तो वो है। एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ है, आर्टिक रीजन जो है वो पिघल रहा है, जो बर्फ है, तो वहां पे जो मतलब पॉसिबिलिटीज है वो बढ़ गए हैं। तो एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया मेजर पावर्स के बीच में, जैसे कि यूएसए, चाइना, सब चाहता है ऐसे लैंड को अपने कंट्रोल में लेना। तो अब यूएसए कह लो कि एक बैकयार्ड में आता है ग्रीनलैंड, इनफैक्ट उसके आसपास ही है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो यूएसए चाहता है कि इस पे कैप्चर कर ले। अब पूरा आर्टिक रीजन की अगर बात करें तो हमने एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, मिनरल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखा, इसमें समझो ग्रीनलैंड की ही बात है, पूरे आर्टिक रीजन को मैंने ग्रीनलैंड से आप इसको मान सकते हो। देन वी हैव शिपिंग रूट। अब देखो बर्फ जब पिघलेगी ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो जो है रूट जो है ना और ज़्यादा शॉर्ट हो जाएंगे, तो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है वो तलाश रही हैं, ताकि शॉर्ट रूट होगा, उनके लिए ट्रेड करना ईजी हो जाएगा, उनकी जो गुड्स हैं उसके कॉम्पिटिटिवनेस जो फॉरेन मार्केट्स में बढ़ जाएंगी डिस्टेंस की वजह से, कम होने की वजह से, ठीक है। फिशिंग पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, रिसर्च पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। सो पूरा आर्टिक रीजन इंक्लूडिंग ग्रीनलैंड इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क की कह लो एक कह लो डिस्ट्रिक्ट है, और दो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डेनमार्क से, दो रिप्रेजेंटेटिव्स ग्रीनलैंड पार्लियामेंट में बैठती है। ओके, सो आते हैं हम। So, US President Donald Trump announced tariffs on exports from 8 European NATO countries despite recent trade negotiation with the UK. UK and EU के साथ अभी ट्रेड negotiations भी साइन किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, बट उसको उसके बावजूद यू नो जो है 10% टैरिफ जो है फेव से लगाने की बात कही है। अब देखो इससे पता चलता है कि भारत के ऊपर जो प्रेशर था या है 50% जो हमारे ऊपर टैरिफ लगा है, जब ये अपने खुद के एलाइज उनको नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है, उनके प्रति जो है यूनिलैटरल अप्रोच है, तो इंडिया का जो स्टैंड था वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब कि ट्रेड डील साइन भी हो गया तब भी ये नहीं छोड़ रहे हैं। एंड नाटो का जो एग्जिस्टेंस है, क्यों है नाटो का एग्जिस्टेंस, कि रसिया बीइंग अ मेजर पावर इंक्रोच कर लेगी यूरोप के जो ईस्टर्न रीजन है, या कह लो पूरे यूरोप के लिए खतरा है, तो नाटो तो इसीलिए बनाया गया। अब नाटो को यूएसए ही नाटो के मेंबर्स को परेशान एक तरह से कर रही है, उनकी टेरिटरी को हथियाना चाहती है, तो
नाटो का जो मतलब कि एग्जिस्टेंस का रीजन था वही पर्पस ही डिफीट हो रहा है। एंड डेनमार्क बिंग ईयू का भी मेंबर है और नाटो का फाउंडिंग मेंबर है। सो ऑल टुगेदर आप इस चीज को समझ सकते हो कि जो यूनिलेटरल अप्रोच है डोनाल्ड ट्रंप का, उसकी वजह से कितना इशू क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। सॉरी। सो अब आपको पूरा मामला समझ आया। ग्रीनलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, पूरा आर्टिक रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आर्टिक रीजन इंपॉर्टेंट है तो यूएसए क्यों इसको हथियाना चाह रही है, ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, और यूएसए का जो ये यूनिलेटरल अप्रोच है ना, इससे पूरे नाटो मेंबर्स, ईयू मेंबर्स या जो अदर एलाइज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, सबके मन में एक तरह से सेल्फ डाउट हो रहा होगा अभी कि क्या करेगा ट्रम्प, किसी को नहीं पता। ठीक है, अब ये जो 8 कंट्रीज है ना, एक तरह से वो यूएस के डिसीजन के अगेंस्ट में बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक है, तभी इनके ऊपर टैरिफ लगाया गया है। अब एक आर्टिक काउंसिल है, जो आर्टिक रीजन में कंट्री आती है ना, आर्टिक आपको पता है सर्कल, तो उनमें 8 कंट्रीज आती हैं इंक्लूडिंग ग्रीनलैंड आती है, जो कि डेनमार्क की टेरिटरी कह लो, ओवरसीज टेरिटरी कह लो। सो यूएसए आता है, कनाडा आता है, रशिया आता है, नॉर्वे तो मैंने कह ही दिया, सॉरी डेनमार्क तो मैंने कह ही दिया, स्वीडन, फिनलैंड एंड आइसलैंड, और इंडिया चाइना जो है वो ऑब्जर्वर स्टेटस इनको मिला है, मेंबर नहीं आर्टिक काउंसिल में। और ये बेसिकली बनाया गया था आर्टिक काउंसिल की, जो जिन कंट्रीज के थ्रू आर्टिक सर्कल पास कर रही है, 8 ऐसे कंट्रीज हैं। ठीक है, इस पे सीधा क्वेश्चन 2014 में आया है। ये आर्टिक काउंसिल बनाने का पर्पस यही था कि आर्टिक रीजन जो है उसमें एक तरह से कॉपरेशन हो। ठीक है, इन कंट्रीज के बीच में मिल के कॉपरेट करे। ठीक है, सबकी भलाई हो। इंटर गवर्नमेंटल फोरम है ये। एंड 1996 में ओटावा जो डेक्लेरेशन है, ओटावा बताना किस कंट्री में है, कोई बता सकता है? यस, कनाडा में। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपको बेसिक समझ आ गया होगा। और आर्टिक रीजन के लिए भी हमने देख लिया कि क्यों इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंटरेस्ट पे भी क्वेश्चन यूपीएससी ने मेंस में पूछा है। ठीक है, तो 3-4 पॉइंट्स तो आपको यहीं दिख गए होंगे जो आप लिख सकते हो। चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। दूसरा आर्टिकल है कोकोनट रूट विल्ट डिजीज। ये न्यूज़ में है, कोकोनट के प्रोडक्टिविटी पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। उससे पहले आपके सामने में 2018 का ये क्वेश्चन है कि प्लांट में डिजीज किन के वजह से फैलती है, विच ऑफ द एबव स्प्रेड प्लांट डिजीज। आपको बताना है आउट ऑफ 4 ऑप्शंस कौन से होंगे। ठीक है, और जो आंसर्स हैं मैं अंतिम में डिस्कस करूंगा इन क्वेश्चंस के, आप साथ साथ सॉल्व करते जाओ। सो कोकोनट रूट विल्ट डिजीज जो है ना, इसको पहले आप कर लेना, मैं आगे चलता हूँ। आज के द हिंदू के साइंस पेज में ये पब्लिश हुआ है। कोकोनट रूट विथ विल्ट डिजीज जो है वो इसके कॉजेटिव जो एजेंट है वो फाइटोप्लाज्मा है, कि एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल नहीं है। आपको पता है ना, एनिमल जो सेल होते हैं और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2020 में। तो एनिमल जो सेल होते हैं उसमें सेल वॉल नहीं होता, और क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। अब बैक्टीरिया जो है ऐसा बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं है। ठीक है, और प्लांट सेल्स में सेल वॉल हुआ करते हैं, एनिमल सेल में नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन होता है दोनों में, बट जो सेल वॉल है वो बस प्लांट सेल में होता है। तो फाइटोप्लाज्मा जो है ना, इसकी वजह से कोकोनट के अंदर रूट विल्ट डिजीज है। अब जहां तक कोकोनट प्रोडक्शन की बात की जाए तो इंडिया के जो सदर्न स्टेट्स हैं, स्पेशली कर्नाटका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ये लिख लेना, इसमें नोट्स में नहीं है बट लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके। सो वहाँ ये इशू आ रहा है इस डिजीज की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी पे। सो ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट्स, जो वेक्टर्स हैं, और वो सैप सक कर लेते हैं इंसेक्ट।
ठीक है। स्प्रेड एडेड बाय द विंड मूवमेंट एंड कंटिन्यूअस कोकोनट, जो प्लांटेशन हो रही है लगातार कोकोनट प्लांटेशन की वजह से और हवा जो है उसकी वजह से, जो ये प्रोपोगेट करता है फ्रॉम वन कोकोनट ट्री टू अनदर, और इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी जो है कम हो रही है। फैटल नहीं है, इसकी वजह से प्लांट खत्म नहीं होगा, बट जो मतलब फ्रूट प्रोडक्टिविटी है ना उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। नॉट सीड बॉर्न, नॉट सॉइल बॉर्न, नॉट फैटल, बट क्रोनिक है ये जो है डिजीज इन प्लांट्स। मेजर इम्पैक्ट केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, एंड कॉजेज यील्ड डिक्लाइन होता है, लीफ येलोइंग एंड रूट वीकनेसेस। समझ गए। कोकोनट रूट विल्ट डिजीज होता है बैक्टीरिया की वजह से, जिसके पास सेल वॉल नहीं है, फाइटोप्लाज्मा नाम है। भारत में सबसे ज़्यादा कोकोनट प्रोडक्शन होता है इन कर्नाटका, या अदर स्टेट्स में भी जा सकते हो, केरला, तमिलनाडु, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये फैटल डिजीज नहीं है। एंड प्रोपगेशन के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, मुझे बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करना है, बेसिक चीज़ें समझानी है न्यूज़ में क्यों है। ठीक है। चलते हैं हम तीसरे आर्टिकल पे। एक और बीमारी है जो कि ह्यूमंस के लिए खतरनाक है, गुलियन बैरे सिंड्रोम। ये न्यूज़ में है, पुणे में भी ये हुआ था कुछ साल पहले, न्यूज़ में था मुझे याद है। अभी ये आपको मध्य प्रदेश में 2 लोगों की इसकी वजह से जान गई है। क्या है ये पूरा मामला हम समझेंगे। सो गुलियन बैरे सिंड्रोम क्या है कि रेयर ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मैं बताता हूँ, सिंपली थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखो, किसी इंडिविजुअल पे वायरल या बैक्टीरियल अटैक हुआ तो क्या होता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा इम्यून जो सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है। रिस्पॉन्ड किया, ये डिजीज खत्म हो गया हमारे बॉडी में। ओके। अब क्या होता है ना, हमारा इम्यून सिस्टम ना हमारे मसल्स पे, हमारे जो न्यूरो मसल्स हैं उसी पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो इशू है ना, पहले किसी इन्फेक्शन की वजह से हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम वर्क करता है, मतलब कि उसको प्रिवेंट करता है पार्टिकुलर इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, वायरल। एंड देन अगेन क्या होता है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है, हमारे न्यूरोलॉजिकल ऑटो इम्यून जो हमारा मतलब कह लो नर्व्स कह लो, उसी पे अटैक करना शुरू कर देता है। तो ये ऐसा डिजीज है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से डायरेक्टली नहीं हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं बोल दूंगा कि बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, जैसे यहाँ पे था ना प्लांट डिजीज में, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है या वायरस की, फंगी, किसी और की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं है। पहले एक इन्फेक्शन आया, इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम ने रिस्पॉन्ड किया, एंड वो इन्फेक्शन जब खत्म हो गया तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारे न्यूरॉन्स पे, नर्व्स पे ही अटैक करने लगा। और अटैक करने से क्या होता है, हमारे लोअर बॉडी में पहले मसल्स वगैरह में इशू क्रिएट होता है, एंड देन फिर अपर बॉडी की तरफ वो आता है, और ये डेडली भी हो सकता है। समझ गए क्या है गुलियन बैरे सिंड्रोम, प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना। और ये नॉन कम्युनिकेबल है, ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे ना कि कैसे ये कम्युनिकेबल कैसे होगा। ठीक है। कोई डिजीज थोड़ी है पार्टिकुलर वायरल, या कोई वेक्टर थोड़ी कर रहा है हमारे बॉडी में, ला कहीं से थोड़ी रहा है। नॉन इन्फेक्शियस है एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इन सीवियर केसेस ड्यू टू रेस्पिरेटरी मसल मूवमेंट। ठीक है। एंड ऑफ्टन ट्रिगर्ड आफ्टर इन्फेक्शन, मैंने कहा ना बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन आपके बॉडी में हुआ, उसके बाद जो रिस्पॉन्ड करता है इम्यून सिस्टम यही है, एंड नॉट स्प्रेड डायरेक्टली। वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, इम्यून क्रॉस रिएक्शन जो है उसकी वजह से हो रहा है, एंड ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता। बेसिक समझ गए। हमारे बॉडी में, मैं फिर से अच्छे से समझा देता हूँ, कोई इन्फेक्शन हुआ जैसे वायरल बैक्टीरियल हुआ, उसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम ने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया, एंड फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद हमारे इम्यून सिस्टम ने हमारे ही नर्व्स पे अटैक करना शुरू कर दिया। तो इसी को बोलते हैं गुलियन बैरे सिंड्रोम। ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट आर्टिकल है चाइनीज गवर्नमेंट अरेस्ट इट्स एजनिंग प्रॉब्लम। 2024 का ये क्वेश्चन है, पहले इसे सॉल्व करो। विच ऑफ द एबव कंट्रीज आर फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड इन द मीडिया फॉर देयर लो बर्थ रेट्स और एजनिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन? कौन सा कंट्री है ये? इसी बेसिस पे, एजनिंग जो पॉपुलेशन है उसी के बेसिस पे ये आर्टिकल है। मैंने प्रीलिम्स के लिए बस इसे कंसीडर किया है। ठीक है। सो इस क्वेश्चन को आप मेरे साथ सॉल्व कीजिए, कौन सा होगा आपको पता ही होगा आंसर, फिर भी आर्टिकल्स को लिंक करना इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। चाइना भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। सो चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी आपको पता है आया होगा, आया, आप सबको पता होगा। एंड उसके बाद क्या हुआ, सन मेटा प्रेफरेंस, एक चाइल्ड अगर होने लगा है तो सन मेटा प्रेफरेंस भी बढ़ गया।
ठीक है, ये हर सोसाइटी में, ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में। देन सन मेटा प्रेफरेंस बढ़ा तो पॉपुलेशन जो है ना में मेल और फीमेल का जो गैप है वो 30 मिलियन का आ गया। एक तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, दूसरा वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से जो रिप्लेसमेंट होता है पॉपुलेशन का वो भी रुक गया। ठीक है, थर्ड थिंग इज कि चाइना को अब ज़रूरत है पॉपुलेशन की, मतलब कि खुद की वर्कफोर्स चाहिए ना उसको, तभी कोई कंट्री जो डेवलप्ड है या डेवलपिंग है वो अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में सोच रहा है तो उनकी खुद की पॉपुलेशन चाहिए और उनको वो स्किल बना के फिर अपनी इकोनॉमी को ग्रो करते हैं। जैसे इंडिया के लिए कहते हैं ना डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो चाइना डेमोग्राफिक डिविडेंड क्राइसिस को अभी से झेलना स्टार्ट उसका हो गया है, आगे वो और ज़्यादा क्रॉनिक हो जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी 2016 में इसको एबॉलिश कर दिया। हमारे लिए इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ पॉलिसीज उसने लाया जिससे कि वो अरेस्ट करेगा ये जो एजनिंग प्रॉब्लम है या जो डेमोग्राफिक प्रॉब्लम चाइना फेस कर रहा है। अब भारत के लिए ये सब पढ़ना हमें नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखना कि कौन से G20 कंट्रीज है। इस क्वेश्चन में देखो तो मेजरली G20 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, जो कि एजनिंग पॉपुलेशन को झेल रहा है एंड लो बर्थ रेट्स हो रहे हैं उसमें। उसके पीछे का रीजन है, बहुत सारे रीजन है। जापान वगैरह में तो ऐसे फोर्सफुली करते नहीं है, पर चाइना में फोर्सली जो वन चाइल्ड पॉलिसी आया इसकी वजह से रुक गया। जापान, चाइना, साउथ कोरिया, जर्मनी, मोस्टली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या ऑलमोस्ट डेवलपिंग, चाइना को क्या कंसिडर कर सकते हैं हम डेवलप कंट्रीज में? इनकम के बेसिस पे तो अभी ठीक है मान लेते हैं हम चाइना। तो ये मोस्टली सारे आपको दिखेंगे डेवलप कंट्रीज या वेस्टर्न कंट्रीज ऐसे हैं जो कि यूएस के एलाइज हैं। तो ये लिस्ट मुझे बस शेयर करना था आपके साथ, क्वेश्चन सीधा आ गया। इसीलिए न्यूज़पेपर आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं डेली पढ़ने। ये सब आपको जल्दी नहीं दिखेगा, आपको अपने सिलेबस में कहीं नहीं दिखेगा अलग से, बट जब आप पढ़ते हो न्यूज़पेपर तो आपका जो थिंकिंग एबिलिटी है ना वो ब्रॉडन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट टू एक्सप्लॉइटेशन पे ये क्वेश्चन है, पहले 2017 का ये कीजिए, आर्टिकल 23 एंड 24। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, दिस इज द फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, सो एक आर्टिकल आया है द हिंदू में कि कैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग को इंडिया में टैकल करना है। बहुत सुंदर आर्टिकल है, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसे अच्छे से बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज चाइल्ड ट्रैफिकिंग, क्या होता है? तो इसको डिफाइन किया गया है पैलेर्मो प्रोटोकॉल। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप बिल्कुल लिख लेना, आप जितने भी टेस्ट दोगे ना आगे टेस्ट सीरीज देने वाले हो, ठीक है, इसमें ये पैलेर्मो प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन आना ही है। सो ये क्या है, एक यूएन का प्रोटोकॉल है जो प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट, सप्रेस एंड पनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रेन। ठीक है, वुमेन एंड चिल्ड्रेन की जो ट्रैफिकिंग हो रही है अक्रॉस द ग्लोब उसके लिए एक यूनिवर्सल प्रोटोकॉल है जिसे यूनाइटेड नेशन का प्रोटोकॉल भी आप कह सकते हो। ओके, और इंडिया इसका सिग्नेटरी है। ये दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में हमारे बीएनएस में भी होगा, सेक्शन 143। ठीक है, एक क्राइम है ये, इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, ट्रांसपोर्ट, हार्बरिंग और रिसीट ऑफ चिल्ड्रेन फॉर एक्सप्लॉइटेशन, फोर्स लेबर, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, स्लेवरी, सर्विट्यूड, ऑर्गन रिमूवल एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ कंसेंट। कंसेंट देने के बाद भी ये गलत है। ठीक है, तो आप अगर देखो तो एक तो इंटरनेशनल हमारे पास प्रोटोकॉल है यूनाइटेड नेशन का पैलेर्मो प्रोटोकॉल। यूपीएससी इस तरह के प्रोटोकॉल ना विमेन रिलेटेड प्रोटोकॉल पे जो डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल उस पर क्वेश्चंस पूछ चुका है, तो आप इसको बिल्कुल लिख लेना अपने नोट्स में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। या मीन्स में भी आप चाइल्ड ट्रैफिकिंग इशू को रिजॉल्व करने के लिए इस प्रोटोकॉल के गाइडलाइंस को हम फॉलो करेंगे तो जो है इस इशू को हम रिजॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पता है आर्टिकल 23, 24 एंड 21 तीनों में जो है ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट जो है राइट है हमारे पास। सो प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगर, फोर्स लेबर। 23 में, 24 में प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन हैजार्डस इंडस्ट्रीज। 14 साल के जो कम बच्चे हैं ना वो हैजार्डस इंडस्ट्रीज में काम नहीं करेंगे, और जगह काम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 24, बट हैजार्डस इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी के बेसिस पे भी हम कह सकते हैं कि इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रैफिकिंग, यहाँ से भी हम इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। बीएनएस 2023 में कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ ट्रैफिकिंग दिया हुआ है जो कि आईपीसी को रिप्लेस किया। पोक्सो एक्ट आपको पता ही है, 2012 में हम लास्ट सैटरडे को भी हम इस पर बात कर चुके हैं। तो सेक्सुअल ऑफेंस जो बच्चे के अगेंस्ट होता है 18 साल से जिनकी एज कम है, तो उनके अगेंस्ट भी काम किया जाता है, मतलब
एक्शन लिया जाता है। तो हमारे पास बीएनएस का भी प्रोविजन है, पोक्सो भी है, एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 उसके अंदर भी आप केयर, प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रेन जेल के अंदर या जुवेनाइल कह लो जेल के अंदर, इस पे ध्यान दिया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। इमोरल ट्रैफिक एक्ट भी है 1956 का, जो प्रिवेंट करता है ट्रैफिकिंग एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। सो लॉज हमारे पास ढेर सारे हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ये मतलब चाइल्ड ट्रैफिकिंग को हम अरेस्ट करने का, चेक करने की कोशिश करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का भी स्टैंड है, केपी किरण वर्सेस स्टेट। ये वाला केस जो है ना, आई थिंक स्टेट जो है रह गया, मैं बता दूंगा, ठीक है, नोट्स में प्रॉपर ये नोट्स आएगा, बता दूंगा। इसमें प्रॉपर गाइडलाइंस जारी किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि हेल्ड दैट चाइल्ड ट्रैफिकिंग ग्रॉसली वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स। इतने सारे इन्फॉर्मेशन एंड वैल्यू एडिशन है ना इस आर्टिकल में कि आप अपने मेंस के आंसर को भी बहुत अच्छा बना सकते हो, ठीक है। केपी किरण कुमार केस को आप यूज कर सकते हो। और इसमें स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन एंड प्रोसिक्यूशन, जो बच्चे हैं ना उसके लिए जो ट्रैफिकिंग के में फंसे हुए हैं। एंड जुडिशियल इंस्टीट्यूशनल मेजर्स जो हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाते हैं। पोक्सो केसेस जो हैं, हमने पोक्सो एक्ट देखा, इसके अंदर क्विक जो है जस्टिस मिल सके बच्चों को। टारगेट ऑफ 165 केसेस पर कोर्ट पर ईयर, ये भी रखा गया है। एंड इम्फेसिस ऑन विक्टिम सेंट्रिक, जो हमारा जो है जस्टिस जो मिले वो विक्टिम सेंट्रिक हो और ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच हम अपनाएं। अब स्केल ऑफ प्रॉब्लम को अगर समझो तो एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग thousands of children rescued manually from trafficking, child labor and kidnapping, and conviction rates remain low, indicating enforcement gaps, ठीक है। and key challenges sorry मुझे ओके, सो जो की चैलेंजेस हैं, पॉवर्टी है, माइग्रेशन है, डिजास्टर्स हैं, फैमिली ब्रेकडाउन है, ये सारे इसके पीछे का रीजन है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है वो भी रिक्रूट कर रही है आजकल बच्चों को ट्रैफिकिंग के अंदर, मतलब कि कह लो डार्क वेब जैसे जो है, आपको नॉलेज होगा ही। एंड वीक सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन भी इसके पीछे का प्रॉब्लम इस आर्टिकल में बताया गया है। मेन है पॉवर्टी, माइग्रेशन, डिजास्टर एंड फैमिली ब्रेकडाउन। ओके, एंड वे फॉरवर्ड क्या है, पहले तो सेंटर स्टेट के बीच में कॉपरेशन, फोकस ऑन सोशियो इकोनॉमिक जो रिहेबिलिटेशन है इस पे फोकस करना है, नॉट ओनली क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, बस सजा दे दिया जो इसमें इन्वॉल्व थे, ये बस नहीं करना है, बट आगे कैसे वो रिहेबिलिटेट करेंगे जो फंस गए इसमें, ठीक है। एंड स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, यही पूरा है। हमें सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान देना है पेलेर्मो प्रोटोकॉल पे, और इंडिया इसका सिग्नेटरी है। लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे है, चाइना ओवरटेक्स रशिया एंड बिकम सेकेंड बिगेस्ट ऑपरेटर फॉर न्यूक्लियर सबमैरिन्स। तो न्यूक्लियर सबमैरिन्स की जहाँ तक बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यूएसए के पास है 71 एक्टिव न्यूक्लियर सबमैरिन्स, और जो क्लास है ना, वर्जीनिया क्लास एंड ओहायो क्लास सबमैरिन्स के नेम है, या यू नेवर नो, यूपीएससी डाल देगा, क्लास डाल देगा एंड कंट्री के बीच में मैच करा देगा, तो आप फिर क्या करोगे। तो इस पर्सपेक्टिव से इसे देखना है। चाइना जो है इसने रशिया को ओवरटेक कर दिया, न्यूक्लियर सबमैरिन्स की बात की जा रही है, पहले रशिया सेकेंड नंबर पे आता था, अब चाइना आ गई है, ठीक है। 71 एक्टिव न्यूक्लियर सबमैरिन्स यूएसए के पास है, 32 अब चाइना के पास हो गया, एंड जो सैंग क्लास है और जिन क्लास है चाइना के पास। और जहाँ तक रशिया की बात की जाए तो बोरई क्लास है एंड येसन क्लास है। ये मैच द फॉलोइंग आ सकता है, इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट इसे कह रहा हूँ। हमारे पास 2 आई थिंक न्यूक्लियर सबमैरिन है, अभी तीसरा डेवलप हो रहा है। नेम्स आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। क्वेश्चंस पे आते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 एंड 24 में 2 आर्टिकल्स जो है हम देख चुके हैं, और ये 1 एंड आई थिंक 4 होगा, यस 1 एंड 4, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। तो इसका आंसर सी होगा, फोर्थ का। थर्ड का आंसर क्या है, सिंपल है, इटली हमने देख ही लिया, हमने जापान देख ही लिया, एंड साउथ कोरिया देख ही लिया। 1, 2 एंड 4। नाइजीरिया पावर हाउस में मानता हूँ अफ्रीका का होने वाला है, एंड यहाँ भी पॉपुलेशन जो है बूम हो रही है, ठीक है। एंड साउथ अफ्रीका यू नो, ऑल्दो आप हम ऐसे सोचते हैं कि वाइट्स ज़्यादा है वहाँ पे, बट ब्लैक्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है।
ये भी एक गरीब कंट्री, गरीब नहीं तो मिडिल इनकम कंट्री में ही काउंट करते हैं, और पॉपुलेशन अभी बढ़ ही रही है, ठीक है। तो ये दोनों नहीं होंगे। चाइना होता तो वो भी इसमें होता। तो 1, 3 एंड 5 बी होगा 3 का। नहीं सॉरी, 1, 2 एंड 4, ए होगा 3 का। ओके, देन दिस क्वेश्चन, प्लांट डिजीज स्प्रेड में कौन से ये मतलब ऑर्गेनिज्म कह लो पार्टिसिपेट करते हैं? तो यस, बर्ड्स, डस्ट बोइंग, रेन, हर विंड हमने अभी देखा ना, विंड के थ्रू स्प्रेड होता है, एंड प्लांटेशन, दो रीजन देखे, कंटिन्यूअस प्लांटेशन, तो ये चारों होंगे, तो डी होगा इसका। एंड फर्स्ट में जो आर्टिक काउंसिल में 8 कंट्रीज है उसमें डेनमार्क, यस, फिर डेनमार्क की वजह से ही न्यूज़ में है, और क्यों, क्योंकि ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का टेरिटरी है, ठीक है, सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है। देन वी हैव जापान, है नहीं है, रशिया बिल्कुल है, यूके है नहीं है, और बचता है यूएसए। सो डेनमार्क, रशिया 1, 3 एंड 5। ओके, सो डी होगा फर्स्ट का। हाँ, अब मुझे ये बताना है कि आप लोगों का कॉम्बैट जो है टेस्ट, वो आप अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो डेफिनेटली जाकर कीजिए, ठीक है। 25 को आपके जीएस एंड सीसैट दोनों का पेपर होगा, तो आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंडली एक चीज़ और मुझे बताना है कि जो करेंटली डेली आता है ना, उसके लिए मैं क्विज़ करवाता हूँ। वैसे मैं प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ यहाँ, बट अगर आप उस इन करेंटली के लेक्चर्स में आर्टिकल्स जो हम डिस्कस करते हैं थ्रू प्रीवियस क्वेश्चन, अगर आप उसको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यूजुअली मैं ना डाल ही देता हूँ कुछ क्वेश्चंस, हमारे जो 2026 का ग्रुप है डेडिकेटेड। बट अगर नहीं डाल पाया ना, तो आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप जो एक मतलब मेरा जो @रामानाथ जूनियर मेरा टेलीग्राम आईडी है, तो उसी आईडी में एक आपको दिखेगा लिंक है भुटकुन नाम से, तो उस पर करेंटली का जो MCQ है वो डेली 8 PM डाला जाता है, ठीक है। देन ज्योग्राफी के PYQs पे भी क्वेश्चन डाला जाता है 9 AM अर्ली मॉर्निंग, एंड पॉलिटी के भी टॉपिक पे डाला जाता है 12 PM एवरी डे। आपके ऊपर निर्भर करता है आप पार्टिसिपेट करना चाहो नहीं करना चाहो, इट इज़ अप टू यू। नाम है चैनल का भुटकुन, भुटकुन चाय स्टोर, ऐसे ही नाम रख दिया है, अजीब सा है पर यस। एंड वन मोर थिंग कि मैं प्रीलिम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है शेयर करता हूँ हमारे डेडिकेटेड 2026 के ग्रुप पे भी, और नॉर्मली भी मैं भुटकुन पे वो डाल देता हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो, जो कि जिसमें कॉन्सेप्चुअल करेंट अफेयर सारी चीज़ें 1-2 लाइन में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है मुझे। जब मैं खुद पढ़ता हूँ तो मुझे हेल्पफुल लगता है, तो आप लोगों के लिए होगा ही। सो आप इस तरीके से अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हो। PYQ डिकोडर जो सीरीज़ है वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। कल एंशिएंट हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे, एंड फिर फर्दर इसी तरीके से इस वीक में जाएंगे। 5-7 ऐसे थीम्स होंगे जिसमें हमें काम करना है, और उन थीम्स पे अगर हम मजबूती से काम कर लेते हैं तो हमारे सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन सिक्योर हो जाएंगे। तो इसी नोट पे मैं एंड करता हूँ, मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर, एंड अच्छे से पढ़िए और भरोसा रखिए जो आप कर रहे हैं एक दिन आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, वन वे और अनदर। ठीक है, बाय, टेक केयर, जय हिंद।